तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड्स को आप किस तरह से एनालाइज कर सकते हो। मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे हो या फिर आप इन्वेस्टिंग में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो एसआईपी या म्यूचुअल फंड ये आपके लिए सबसे सेफ चॉइस होता है। दैट इज फर्स्ट टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये मैं हमेशा कहता हूँ और लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स मैनेज करते हैं, मतलब आपसे फंड्स लेते हैं और वो खुद आपके फंड्स को मैनेज करते हैं। तो दैट मीन्स वो प्रोफेशनली मैनेज होता है, जिसमें आपको ये ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती कि कितना रिटर्न्स आपको किस तरह से मिलेगा, किस कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एक्सेट्रा। और क्योंकि ये सब काम आपका पोर्टफोलियो मैनेजर कर देता है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेफ, कह सकते हैं कि काइंड ऑफ सेफ होता है एज कम्पेयर टू शेयर्स। और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप खुद भी एक फंड चूज करे हो तो आपको क्या क्या चीज एक जो एनालाइज करना पड़ता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको चेक करना होता है, उसके बाद ही आप वो पर्टिकुलर फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप ये कंपेयर कर सकते हो कि अगर आपने एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो दोनों म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कितने कॉमन स्टॉक्स है। जैसे कि मेरा बोलने का मतलब है कि अगर समझो आपने पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड ए एंड म्यूचुअल फंड बी में इन्वेस्ट किया हुआ है, दोनों में 30-30 शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपको ये बताएगा कि ये दोनों म्यूचुअल फंड में कितने कॉमन शेयर्स है। क्योंकि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, और अगर आपका जो दो फंड्स है और दोनों फंड्स में जो नंबर ऑफ शेयर्स में इन्वेस्टेड है वो अगर मैक्सिमम है, तो आपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका फंड ए में टोटल 30 शेयर्स है और फंड बी में भी आपके टोटल 30 शेयर्स है और दोनों में जो कॉमन शेयर्स है वो लेस देन 10 होना चाहिए या तो लेस देन 5 होना चाहिए, तो ही हम उसे कहेंगे कि ओके आपका डाइवर्सिफाइड है। तो अगर आपको ये भी जानना है तो आप लास्ट तक वीडियो देखें तो आपको समझ जाएगा कि आप कौन से वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो कि आपने डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है कि नहीं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे ये देखते हैं कि आप म्यूचुअल फंड कैसे एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाना है और वहां पर जाकर आपको ये म्यूचुअल फंड सेक्शन में होम पे जाकर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये म्यूचुअल फंड का आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे सर्च करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए, मतलब आप किस तरह से एनालाइज कर सकते हो। तो मैं आपको एक म्यूचुअल फंड बताता हूँ, जैसे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो जैसे कि अभी हम निपॉन इंडिया के बारे में एनालाइज करेंगे कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है कि नहीं और कौन से फैक्टर्स आपको देखने चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो कभी भी आपको ग्रोथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब भी आप आपके ब्रोकर पर पंच करते हो म्यूचुअल फंड, तो कभी भी आपको ब्रोकर प्लस ग्रोथ प्लस डायरेक्ट फंड सिलेक्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो कमीशन होगा, मतलब जब भी आप विड्रॉवल करोगे तो एक कमीशन जाता है ब्रोकर को, वो नहीं जाएगा। अगर आपने रेगुलर फंड सिलेक्ट किया तो आपका कमीशन आपके विड्रॉवल के टाइम पे डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट और ग्रोथ सिलेक्ट किया तो आपका कोई भी कमीशन डिडक्ट नहीं होगा। तो ये सबसे पहले बात ये ध्यान रखें कि आपका फंड में डायरेक्ट और ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में। तो अभी जैसे कि ये जो फंड है ये स्मॉल कैप कैटेगरी में है और इसका फंड साइज जो है ये भी आपको देखना चाहिए 65,922 करोड़। तो आपको फंड साइज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका फंड साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो आपका जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगा थोड़ा लेस हो जाता है। तो आपको फंड साइज भी देखना चाहिए कि ये फंड साइज ज्यादा बड़ा भी ना हो। उसके बाद आपको ये एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये है कि जब भी आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें चार्ज कितना लगता है, मतलब जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो कितना चार्ज मारता है, तो वो आपका एक्सपेंस रेशियो उसको बोलते हैं। तो ये जितना कम रहेगा उतना बेटर होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.64% है। दैट मीन्स ये सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद आपको एनएवी देखना चाहिए, क्योंकि एनएवी इसका जो है 186 है, तो एनएवी भी इट्स गुड। तो आप देख सकते हैं कि एनएवी भी उसका सही है। और रिस्क फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर देखना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है वो कितना रिस्क है। अगर आप चाहते हो कि आप
हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये आपके लिए सही होगा, क्योंकि ये जो इसका जो रिस्क मीटर है ये वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसका मार्केट कैप जो है वो लेस देन 5000 करोड़ होता है। तो ये काफी रिस्की कंपनीज होती है, इसलिए ये जो म्यूचुअल फंड है ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में। और फिर आपको इसका क्रिसिल रेटिंग भी देखना चाहिए। जो क्रिसिल कंपनी होती है वो हर एक म्यूचुअल फंड को रेटिंग देती है, तो जिसका रेटिंग जितना ज्यादा बेटर होगा उतना वो सेफ होता है। तो आप देख सकते हो कि इसका रेटिंग भी अच्छा है, तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आपको ये देखना है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में अगर आप करोगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो यूजुअली जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग पीरियड का ही देखना चाहिए, जैसे कि 5 ईयर्स का अगर मुझे देखना है तो आपका तो इसमें क्या आपको कंसिडर करना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम होगा वो स्कीम आपका जो बेंचमार्क होगा, मतलब इंडेक्स होता है। जैसे कि अगर मैं अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करा तो निफ्टी स्मॉल कैप करके एक इंडेक्स होता है, तो उसके कंपैरिजन में आपका फंड्स का रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। अगर वो रिटर्न ज्यादा दे रहा है दैट मीन्स आपका जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है वो काफी ज्यादा अच्छा है, ऐसा कह सकते हैं। या तो सेम देना चाहिए या तो उससे ज्यादा देना चाहिए, लेकिन उससे कम नहीं देना चाहिए। इसलिए तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ताकि आपको हायर रिटर्न मिल सके। तो जैसे कि ये पर्टिकुलर स्कीम की मैं बात करूं निफ्टी स्मॉल कैप की, तो ये पर्टिकुलर फंड ने 34% का रिटर्न दिया 5 ईयर्स में। और निफ्टी स्मॉल कैप जो इंडेक्स है जिसको हम बेंचमार्क भी बोलते हैं उसने 30% का रिटर्न दिया। तो दैट मीन्स ये 4% एक्स्ट्रा दे रहा है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। तो ये आपको कंसिडर करना चाहिए जब भी आप एनालाइज करोगे। ये हो गया वन टाइम इन्वेस्टमेंट में। उसी तरह से आपको एसआईपी रिटर्न्स भी दे चेक करना होता है 5 ईयर्स में, कि 5 ईयर्स में आपका जो पर्टिकुलर फंड है उसने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स दिया कि कम रिटर्न्स दिया। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर अराउंड 60 लाख का, तो आपको रिटर्न्स मिलेगा यहाँ पर अराउंड 12 लाख का। तो इस तरह से आपको ये एसआईपी रिटर्न्स भी देख सकते हो, और अगर आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करना है तो वो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं कि और क्या क्या आपको देखना चाहिए। फिर आपने जो मैंने आपको ग्राफ में बताया वही आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि अगर आपने पर्टिकुलर ये कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसका कितना रिटर्न मिलेगा। अगर 1 वीक में आप देखोगे 10,000 का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 0.57% है। फिर 1 ईयर में उसने 2.9% दिया, 2 ईयर्स में 44%, 3 ईयर्स में 95%। तो आपको यूजुअली जब आप म्यूचुअल फंड एनालाइज करते हो तो आपको ईयरली देखना चाहिए, क्योंकि मंथली में आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता म्यूचुअल फंड में जितना लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो यूजुअली आपका, अगर मैं बेंचमार्क की बात करूं तो आपको यूजुअली मोर देन 1 ईयर का बेंचमार्क देखना चाहिए कि 1 ईयर में उसने कितना दिया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 ईयर्स में ये फंड ने 44% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही आप एसआईपी में भी देख सकते हो। अगर मैं अभी यहाँ पर आ जाऊँ कि पोर्टफोलियो में, अभी आपको ये देखना है कि ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है उसमें कौन से मतलब उसके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया, किस तरह से डिवाइड किया उसने स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और डेट फंड्स में। तो ये भी आपको देखना चाहिए। तो अगर मैं इसके पोर्टफोलियो की बात करूं तो इसमें ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने 95 या ऑलमोस्ट 96% इक्विटी होल्डिंग है, और जिसके अंदर नंबर ऑफ जो स्टॉक्स है वो है 237। और लार्ज कैप में इसने सिर्फ 7% इन्वेस्ट किया है, मिड कैप में 12% किया है, और स्मॉल कैप में 45% किया है, अदर्स में 30%। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि इसने किस तरह से अमाउंट डिवाइड किया डिफरेंट कैप्स में, और इसने इक्विटी में इन्वेस्ट किया कि डेट में इन्वेस्ट किया, वो भी आपको देखना चाहिए। अगर आप चाहे तो आप अदर्स में भी देख सकते हो कि अदर्स में क्या आता है। तो अभी मैं इक्विटी पे फोकस करूंगा क्योंकि हम पोर्टफोलियो की बात करें। और पोर्टफोलियो पे जाने से पहले पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो होता है वो भी आपको देखना चाहिए। अभी इसका मतलब क्या है, 12% यहाँ पे दिया हुआ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब क्या है कि एक साल में फंड मैनेजर ने कितनी बार आपका पोर्टफोलियो चर्निंग किया हुआ है। दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा है कि 237 स्टॉक्स है, तो 237 स्टॉक्स में कितनी बार पोर्टफोलियो मैनेजर ने किसी पर्टिकुलर शेयर्स में क्वांटिटी इंक्रीज की या डिक्रीज किया, कौन से शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर दिया और कौन से न्यू शेयर्स को ऐड किया, ऐसा कितने टाइम किया हुआ, उसका मतलब होता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे 12% दिया हुआ जो कि कह सकते कि बेटर है, आप कह सकते कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी सही है ये पर्टिकुलर फंड का। और जो कैटेगरी टर्नओवर रेशियो है, कैटेगरी टर्नओवर रेशियो का मतलब ये होता है कि अभी इसको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो स्मॉल कैप में जो स्मॉल कैप कैटेगरी वाले फंड्स है उसको कितनी बार चर्निंग किया हुआ, तो 73 टाइम्स इसमें 73% यहाँ पर चर्निंग हुआ है। तो अभी हम ये बात करेंगे कि पोर्टफोलियो आपको किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो का मतलब क्या, उसने कौन से 237 शेयर्स में इन्वेस्ट किया है ये हमें बताता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये टॉप 10 स्टॉक्स है जिसमें ये
निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने इन्वेस्ट किया हुआ, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। जैसे कि उसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2% की टोटल होल्डिंग है, और 1 मंथ में इसने 0.33% से अपना स्टेक रिड्यूस किया हुआ है, और 1 ईयर दैट इज 1 ईयर होल्डिंग है 2.49, मतलब ये जून की जो डेटा है, जून के डेटा के हिसाब से यहाँ पर इधर 2.49 था, और अभी परसेंटेज है 2.16। तो ये आपको ये भी देखना चाहिए कि ये कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टेड है और कौन से टॉप 10 स्टॉक्स में ये इन्वेस्टेड है, क्योंकि अगर आपका पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अगर एमर्जिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि एवरग्रीन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में जो आपके रिटर्न होंगे वो सबसे ज्यादा हाई होंगे, क्योंकि वो ग्रोइंग सेक्टर्स होते हैं। तो आपको इसलिए ये चेक करना होता है कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करें और कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। ये हो गया आपका टॉप 10 शेयर्स। उसके बाद अगर आपको पूरा पोर्टफोलियो डिटेल में जानना है तो डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इसमें पूरे स्टॉक्स के बारे में बताएगा, जिसके बाद आपको वापस यहाँ पे व्यू कंप्लीट होल्डिंग्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंप्लीट होल्डिंग्स पे क्लिक करोगे तो जितने भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, दैट इज 237 कंपनीज में जो इन्वेस्ट किया है, वो पूरा आपको लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा कि कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने का तो आपको सही दिखेगा, फिर उसके बाद कौन से कैप में इन्वेस्ट किया वो भी आपको दिखेगा। तो इस तरह से आप पूरा पोर्टफोलियो को डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने जो शेयर्स पे इन्वेस्ट किया वो ग्रोइंग शेयर्स है, तो आप ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गई बात आपकी पोर्टफोलियो के बारे में। अभी हम बात करते हैं रिस्क रेशियोज के बारे में, क्योंकि ये जो रिस्क रेशियोज होते हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जानने के लिए कि आपका ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है वो सही है आपके लिए कि नहीं। तो सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है एज कंपेयर टू, ये कह सकते हैं कि कितना ज्यादा वोलाटाइल है। मतलब अभी जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने जो लिया हुआ है वो पास्ट 3 इयर्स का कंपैरिजन दिया हुआ है। तो ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज जो आपका जो एवरेज होता है, से फॉर एग्जांपल आपका एवरेज रिटर्न जो बेंचमार्क के हिसाब से अगर मैं एवरेज रिटर्न बोलूँ 10%, तो ये 10% से कितना ज्यादा डेविएट हुआ है, दैट इज ऊपर की तरफ डेविएट हुआ है कि नीचे की तरफ डेविएट हुआ है। तो ये आपको अगर पता करना होगा तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहिए, और जितना ज्यादा लो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो वोलाटिलिटी है वो काफी ज्यादा लो है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना लो रहेगा उतना आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट जो होता है बीटा, बीटा वैल्यू जो होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट शोज हाउ वोलाटाइल फंड परफॉर्मेंस इज एज कम्पेयर टू सिमिलर फंड इन द मार्केट। सो ये बेसिकली आपका जो बीटा जो होता है वो ये देखता है कि जो दूसरे फंड्स है जैसे स्मॉल कैप में, जैसे कि कह सकते हो कि कौन स्मॉल कैप फंड, तो उसके कंपैरिजन में इसका बीटा कितना, मतलब ये कितना ज्यादा वोलाटाइल है एज कम्पेयर टू सम अदर फंड। तो जितना ज्यादा आपका वोलाटिलिटी कम होगा एज कम्पेयर टू अदर, उतना आपके लिए ये बेटर होगा। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड है इसका जो बीटा वैल्यू है वो थोड़ा हाई वोलाटाइल है, मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस है वो काफी ज्यादा हाई है। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव फैक्टर कह सकते हैं ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए। अभी हम बात करते हैं कि शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या होता है कि ये जैसे कि आप देख सकते हो कि इट इंडिकेट्स हाउ मच रिस्क वाज टेकन टू जनरेट द रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको अगर आपको ये बताए कि आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको 15% का रिटर्न मिलेगा, तो वो जो 15% का जो रिटर्न जनरेट करने के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर जो है उसने कितना ज्यादा रिस्क लिया है। अगर उसने बहुत ज्यादा रिस्क लिया है वो 15% का रिटर्न जनरेट करने के लिए, तो ये आप कह सकते हो कि ये एक रेड फ्लैग है, एक नेगेटिव फैक्टर है जो कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए विथ लेस रिस्क टेकन। तो अगर आप इसका शार्प रेशियो देख सकते हैं तो आप देख सकते हो कि इसका जो शार्प रेशियो है 1.35, जो कह सकते हैं कि इट्स नॉर्मल है, ये ज्यादा हाई नहीं है। अगर ये 2 की तरफ होगा तो मैं कह सकते हो कि इसका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है बहुत ज्यादा हाई है। तो मे बी अगर आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हो तो ये आपको निग्लेक्ट करना चाहिए, मतलब ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेनर्स रेशियो। ट्रेनर्स रेशियो का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप ये देख सकते हो कि इसमें मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट, जैसे कि एनएवी वैल्यू होता है और जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको यूनिट मिलता है, तो वो पर्टिकुलर यूनिट पे कितना परसेंट एक्स्ट्रा आपको रिटर्न्स मिला है, मतलब कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न्स मिला है। तो ये आपको ट्रेनर्स रेशियो दिखाता है। तो ट्रेनर्स रेशियो आपका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेटर होता है।
तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका जो ट्रेनर्स रेशियो है वो भी बेटर है, तो ये एक गुड फैक्टर हो गया आपके लिए। अभी हम लास्ट में बात करेंगे जेनसन अल्फा। जेनसन अल्फा का मतलब ये है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि हाउ फंड जनरेट एडिशनल रिटर्न्स कंपेयर टू द बेंचमार्क। तो जेनसन अल्फा आपको ये दिखाता है, जैसे मैंने आपको कहा था, आपका जो कंपैरिजन होगा वो बेंचमार्क से होगा। तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना रिस्क लेकर कितना ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न दिया, ये आपको जेनसन अल्फा दिखाता है। तो जेनसन अल्फा जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा बेटर होता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि इसका जो जेनसन अल्फा 2.73 है, जो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो दैट मीन्स ये बाकी के कंपैरिजन में अच्छा दे रहा है। तो ये भी आपको फैक्टर्स देखना चाहिए, दैट इज रिस्क रेशो। और फाइनली आपको ये पीयर कंपैरिजन करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप में कौन से जो इसके पीयर्स है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं नेक्स्ट 1 ईयर 3 ईयर्स में, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस उसका कैसा है, उसके हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है कि नहीं। इसको हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। तो ये भी आपको देखना चाहिए कोई भी फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले। तो देख सकते हो कि ये कैटेगरी में काफी ज्यादा फंड्स है और उसके रिटर्न्स भी दिए हुए हैं। तो ये इनके रिटर्न्स के कंपैरिजन में आपका फंड किस तरह से परफॉर्म करा ये आप देख सकते हो। तो ये बात होगी आपकी म्यूचुअल फंड एनालिसिस की, कि आप म्यूचुअल फंड एनालाइज कैसे कर सकते हो। और फाइनली मैंने जो आपसे कहा था कि आप दो म्यूचुअल फंड को कैसे कंपेयर करें और उसमें कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर एडवाइजर खोज वेबसाइट सर्च करना है। और जैसे कि आप जाओगे तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा सबसे पहला ऑप्शन म्यूचुअल फंड कंपैरिजन। तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपैरिजन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ये म्यूचुअल फंड कंपैरिजन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कैटेगरी आएगी। तो आपको कौन से कैटेगरी में करना है, तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो आपको कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तो चलिए देखते हैं। इक्विटी में स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप यहाँ पर कहाँ पर ऑप्शन, चलो जो दिख रहा है वो करते हैं। तो हमें तो अभी समझो मैंने इक्विटी लार्ज कैप लिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर आपको पहला फंड सिलेक्ट करना है। तो सिर्फ फॉर एग्जांपल मिराय एसेट लार्ज कैप फंड, तो यहाँ से आप एक और फंड ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि HDFC लार्ज कैप फंड, तो ये मैंने दोनों सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट ग्रोथ लेता हूँ। फिर ये दोनों जैसे आपने सिलेक्ट कर दिया, सबमिट कर देने का। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको इसका ये पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि कि ये फंड नेम क्या है, इसकी कैटेगरी कौन सी है, लॉन्च डेट क्या है, AUM क्या है, मतलब पूरा एक आपको समरी आ जाएगा इसके बारे में। और फाइनली जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे तो ये दिखा नहीं रहा है। फिर यहाँ से आप यहाँ पर जैसे कि आप ये देख सकते हो कि इधर आपको पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी दिखा रहा है। और यहाँ से आप डाउनलोड रिजल्ट करोगे तो आपको साइन इन करने को पूछेगा, तो आप साइन इन करके पूरा रिजल्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है वो किस तरह से मैनेज हो रहा है और कितने रिटर्न उसको मिल रहे हैं। आपको पूरा एक समरी मिल जाएगा इसके बारे में, और कि आपका ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं, तो ये भी आप देख सकते हो। और अगर आपको अभी ओवरलैप चेक करना है तो आपको ओवरलैप चेक करने के लिए आपको यहाँ से ओवरलैप पर क्लिक करना है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे जाना है और वहां पे जाके आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप पे क्लिक करना है। तो जैसे कि फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछेगी कौन से कैटेगरी में करना है, तो यहाँ पे मेरे को स्मॉल कैप में करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन सा स्मॉल कैप चाहिए। तो चलो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप करते हैं। और मैंने जो दूसरा कहा था वो कहते हैं कि कॉन्ट स्मॉल कैप फंड। तो अगर मेरे को इसका कंपैरिजन करना है तो ये दोनों सिलेक्ट कर देने का और उसको सबमिट कर देने का। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो होल्डिंग दिखाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि 85% जो है वो आपका फंड 1 में है और 11% जो है वो आपका कॉमन है। ये फंड 2 में 31% है और 65% जो है वो अनकॉमन है। तो अगर आप देखोगे फाइनली नीचे आके स्टॉक्स ओवरलैपिंग इन म्यूचुअल फंड इन दिस स्कीम, तो पोर्टफोलियो ओवरलैप अगर आप पर यहाँ पर आप देखोगे तो इट्स 9.15% ओनली। मतलब क्या कि आपने अगर ये दो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, भले वो दोनों सेम कैटेगरी में है, तो भी आपका डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा परफेक्ट है क्योंकि इनके पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग सिर्फ 9% का है। यूजुअली आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप लेस देन 20% होना चाहिए। अगर वो ऐसा रहता है तो आपने जो ओवरलैप मतलब जो कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन जो किया है वो काफी ज्यादा परफेक्ट किया हुआ है।
तो ये दो म्यूचुअल फंड में आप साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि इसका पोर्टफोलियो ओवरलैप 9.15% का ही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अनकॉमन फंड्स कितना इधर 72 है कॉन्ट में, और निपॉन इंडिया में 209 है, और कॉमन सिर्फ 26 है। तो इसी तरह से आप ये देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में वो आप कैसे एनालाइज करते हैं। और एडवाइजर खोज वेबसाइट पे जाकर आप ये भी देख सकते हो कि आपका ओवरलैप कितना हो रहा है, और पूरा अगर आपको पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में समरी चाहिए रहेगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको म्यूचुअल फंड या किसी के बारे में भी अपडेट चाहिए रहेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है या इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो ये उनके लिए भी काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट ऑन ऑफिशियल ट्रेड्स पेयर।